हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। बहुत दिन हो चुके हैं फंडामेंटल राइट्स को शुरू किए हुए अपने को, लेकिन उम्मीद है कि आज जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरे कर देंगे, क्योंकि जो आखिरी फंडामेंटल राइट है वो बचा है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इट्स द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना भी एक अपने आप में फंडामेंटल राइट है, तो इसको भी फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। ये वैसे तो कायदे से फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसे भी एक तरह से जो है वो दर्जा दिया गया है फंडामेंटल राइट के इक्वल। ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तो चलिए ये देखते हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर जो वहां का किंग है वो जो है वो ये रिट जारी करते थे, और रिट जारी करके पब्लिक के जो अधिकार थे उन अधिकारों को प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाता था। हालांकि बाद में वहां पे भी जो है वो हाई कोर्ट्स को भी रिट जारी करने का अधिकार जो है वो दे दिया। तो वहाँ किंग के बाद अब हाई कोर्ट्स जो है वो रिट जो है जारी करते हैं और अपने नागरिकों के जो अधिकार है, हालांकि इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट टर्म का यूज नहीं किया जाता है, पर वहां तो सारे राइट्स भी फंडामेंटल राइट्स के इक्वल है। और अपने यहाँ फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, फिर भी वो राइट्स के इक्वल भी कभी कभी लगते नहीं हैं, उतने भी इनका संरक्षण जो है वो नहीं हो पाता है। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले एक बार जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और 31 को पढ़ा था, 3 आर्टिकल पढ़े थे, तो उनको रिवाइज कर देते हैं शॉर्ट के अंदर। 5 मिनट लगते हैं रिवीजन में। प्लीज आप स्किप मत करना इस रिवीजन को, क्योंकि जितनी बार सुनोगे, ज्यादा बार सुनी हुई बात और ज्यादा दिमाग में गहरे तक बैठ जाती है। और ये तो सबकी दिक्कत होती है कि पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। इतने साल हो गए हैं इतना आपको लोगों को पढ़ाते हुए, खुद पढ़े हैं। तो स्टडी का अगर ये पॉलिटी पढ़ने का क्रम देखें तो 1997 में बीएससी की थी और उसके बाद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की थी, तो उसके बाद वो 23 साल हो गए। और जिन चीज़ों को 23 सालों से पढ़ते आ रहे हैं ये भी भूल जाते हैं, और आपकी ये जो क्लास लेनी होती है उससे पहले जो हमें खुद रिवाइज करना पड़ता है कि वो चीज़ें याद आती है या नहीं आती, और उसमें भी कई चीज़ें फिर भी हम जो है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए आप तो अभी नए नए हैं, जुम्मन जुम्मन 4 दिन हुए हैं तैयारी शुरू किए हुए, तो इस वजह से आप प्लीज इसको स्किप न करें और रिवीजन को तो पक्का ही वापस जो है वो देखें, क्योंकि ये बहुत कम समय में जो है वो हो जाता है। तो अपन ने देखा आर्टिकल, अपन ये आर्टिकल 2 जो लास्ट वाले थे यही रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। नाम तो अल्पसंख्यक दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी के साथ साथ मेजोरिटी को भी उपलब्ध है। तो इसमें है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले, इंडियन जो टेरिटरी है उसमें रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक, कौन? नागरिक। तो आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। तो ये नागरिक जो हैं अपनी संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज, भाषा और लिपि, स्क्रिप्ट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है जो अपनी तरफ से जो भी उपाय करना चाहे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और उसके बाद एक तो ये था, और दूसरा था, चूंकि इस राइट का जो नाम है वो कल्चर एंड एजुकेशन राइट जो है वो नाम था, तो शिक्षा और संस्कृति दोनों था। तो शिक्षा के लिए क्या था कि जो भी शिक्षण संस्था है और स्टेट से शिक्षण संस्थाओं के अंदर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें 4 आधार पर, धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति और भाषा, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वो 2 अधिकार दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा था, 2-3 चीजें कही थी कि ये बहुसंख्यक लोगों को भी उपलब्ध होगा। किसको उपलब्ध होगा?
बहुसंख्यक लोग जो हैं उनको भी उपलब्ध होगा। दूसरा, इसके लिए आंदोलन किया जा सकता है, आंदोलन का अधिकार भी एक तरह से फंडामेंटल राइट है। और तीसरा, राजनेता अगर इससे रिलेटेड कोई चुनावों में बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसके तहत वो अयोग्य नहीं होंगे चुनाव में। तो ये था आर्टिकल 29 और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद अपन ने देखा था आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 पहली जो चीज है वो ये कहती है कि दो तरह के अल्पसंख्यक, कौन कौन से? दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, दो तरह के माइनॉरिटीज की बात की गई है। एक तो लिंग्विस्टिक, भाषाई अल्पसंख्यक, और दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक कितने तरह के बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में? भाषाई और धार्मिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है ये अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। Linguistic and religious minorities can establish and administer educational institutions of their interest, their choice, अपनी चॉइस की, और इसकी स्थापित भी कर सकते हैं, इनकी स्थापना भी कर सकते हैं, और इनका जो देख रेख है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों खुद जो है वो देख सकते हैं। ये तो था 31। और 31A ये एक आर्टिकल अलग से है जो कि क्षतिपूर्ति, अगर इनकी संपत्ति से रिलेटेड है, अगर इनकी संपत्ति का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया जाता है, गवर्नमेंट अगर उसे एक्वायर करती है, क्या करती है गवर्नमेंट? एक्वायर करती है, अधिग्रहण किया जाता है, तो क्षतिपूर्ति जो है, इन्हें कंपेंसेशन, क्या कंपेंसेशन पूरा का पूरा दिया जाएगा। ये जिस तरह से कि भाई दूसरे जो प्रॉपर्टी एक्वायर करती है और गवर्नमेंट पूरा कंपेंसेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, वैसे इसमें लागू नहीं होगा। और ये जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया था, तो ये प्रोविजन जो है वो रखा गया था। और इसके बाद में राज्य जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, वित्तीय सहायता देगा, तो इनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनको भी उतनी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो ये सीधा सीधा है, और इनमें से बेसिक्स भी आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कंपेयर करके देखना, देखें अभी आज बैठ के देखना, आपने जो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ा था वो सारी चीजें एग्जैक्टली याद है या नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब तक जो पढ़ा है वो सब कुछ याद है? एक भी चीज ऐसी नहीं है सर जो मुझे याद नहीं है। जो पढ़ाया है उसकी उम्मीद कर रहा हूं मैं अभी तो आपसे, बाद में ये उम्मीद करूंगा कि और एडिशनल चीजें भी आप जो है वो याद करें। तो मेरे ख्याल से जो है, तो अब ये हो गया आर्टिकल 30। उसके बाद जो है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन ये जो भी था इसको ले जाके कहां डाल दिया गया है? आर्टिकल 300A में। और अब ये एक संवैधानिक अधिकार है। इट इज नो मोर फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो अधिकार मैंने शुरू में बताए थे 3 तरह के होते हैं। जो आर्टिकल 3 में भाग 3 में जो दिए हुए हैं वो अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में दिए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और इसके अलावा पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करके आपको अधिकार देती है, जैसे पार्लियामेंट ने कहा है कि नरेगा एक्ट पास किया और कहा कि 100 दिन का रोजगार सभी लोगों को दिया जाएगा, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा, तो ये आपका लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। तो 3 तरह के अधिकार जो होते हैं। उसके बाद आर्टिकल 31A में है कि किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी जनहित में, जनता के हित में
गवर्नमेंट को लगता है कि अंबानी और अडानी की संपत्ति छीन लेनी चाहिए, उनके बिजनेस का नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, तो किया जा सकता है। सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है, पूरा पावर है। और आर्टिकल 31B में है 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, अगर किसी चीज को जो है 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। जनहित से संबंधित ये अधिग्रहण के और जो भी किए जाते हैं, नेशनलाइजेशन किया जाता है, और फिर इनको करने के लिए या और भी किसी जनहित के उद्देश्य से कोई लॉ बनाया जाता है और उसे 9th शेड्यूल में रखा जाता है। और फिर आर्टिकल 31C वगैरह ये आप बाद में जो है वो पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये हो गया कंप्लीट, रिवीजन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं रिट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में रिट का प्रोविजन है, जैसा कि मैंने बताया ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन प्रीरोगेटिव रिट टर्म का यूज वहां पे किया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रीरोगेटिव जो है वो टर्म का यूज नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट जो है वो टर्म का यूज किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो रिट है। 5 तरह की रिट होती है। क्या होती है? 5। आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ऑथोराइज करता है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट की रिट की जो जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 226 में है। कौन से में है? आर्टिकल 226 में दी गई है ये कि ये 5 जो रिट है वो हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो है वो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी रिट है। देखे होती क्या है रिट, कौन कौन सी। सबसे पहले है हबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। और बंदी यानी लड़की नहीं है, मत समझ लेना तुम। बंदी का मतलब बंधक। बंधक को प्रत्यक्ष करो। बंधक, अगर किसी को अवैध तरीके से बंधक बना रखा है तो उसको न्यायालय के सामने लाओ, प्रत्यक्ष करो। तो यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, कैसे गैर कानूनी, इल्लीगल तरीके से बंधक बना रखा है, ठीक है, राइट टू आर्टिकल 21 कहता है कि हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वी हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी का हमें अधिकार है। हमें कोई भी गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से कोई बंधक बना के नहीं रख सकता। तो गैर कानूनी तरीके से अगर किसी को बंधक बनाया जाता है तो न्यायालय ये रिट जारी करता है और कहता है कि जिसने बंधक बना रखा है उसको विरुद्ध ये जारी की जाती है। और उसे कहा जाता है कि भाई तुमने जिसे बंधक बनाया है उसे लाओ, हमारे सामने प्रत्यक्ष करो। पहली बात तो प्रत्यक्ष करो, प्लस अब तुम ये बताओ कि तुमने क्यों बंधक बना रखा है इससे। तो इस रिट को जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहते हैं, हैबीज कॉर्पस। तो हैबीज कॉर्पस लैटिन शब्द है और उसका हिंदी में मतलब यही होता है, बंधक को न्यायालय के सामने लाके पेश किया जाए। अब अगर किसी व्यक्ति को कानूनन तरीके से हिरासत में रखा गया है, किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था और इसलिए उसे जेल में रखा गया है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध ये रिट फिर जारी नहीं की जा सकती। कानूनी तरीके से किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है, ये ध्यान रखना। गैर कानूनी, इल्लीगल तरीके से किसी को बंधक बना रखा है, सरकार ने बना रखा है, पुलिस ने जेल में डाल रखा है, तो जारी की जा सकती है। मैं स्प्रिंग बोर्ड के अंदर, स्प्रिंग बोर्ड के किसी एम्प्लॉय को घर नहीं जाने दूं और स्प्रिंग बोर्ड के अंदर ही रखूं और के तो यही काम करता रहे, तो उसके घर वाले जो है वो जा सकते हैं न्यायालय के पास और कह सकते हैं साहब हमारे व्यक्ति को जो है इंस्टीट्यूट वालों ने बंधक बना रखा है, तो मेरे विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। तो यह रिट सरकार के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जारी की। अगर गवर्नमेंट ने बंधक बनाया है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जारी की जाएगी। निजी व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अगर बंधक बना रखा है तो जारी की जा सकती है। या निजी संस्था, कोई कंपनी है, उस कंपनी ने बंधक बना रखा है तो उसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो निजी व्यक्ति, निजी संस्था, इनके विरुद्ध भी, तो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध जारी की जाने वाली ये एकमात्र रिट है
It is only writ which can be issued against private individual person and individual institutions organization. Remaining all writs can be issued against only and only government offices. ये ध्यान रखना खास बात। तो ये कैसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे, बिल्कुल सामान्य सी बात है, बंधक बनाया है उसको लाना है और गैर कानूनी तरीके से किया है तो उसके विरुद्ध जो है, और जो भी बंधक बनाता है उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर दूसरा होता है परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस ये भी एक लैटिन शब्द है। परम आदेश, बड़ा आदेश जारी करना। ये भी कोई अगर सरकारी व्यक्ति है, जैसे क्या बाकी सब सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध ही होता है, सरकारी अधिकारी है, कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है, तहसीलदार है, एसडीएम है, कोई भी सरकारी जो व्यक्ति है उनके विरुद्ध जो है वो जारी की जाती है। क्यों की जाती है? ये जिस पद पर बैठे हैं उस पोस्ट की कुछ ड्यूटीज होती है, कर्तव्य होते हैं। पद के कर्तव्य का पालन नहीं करने के कारण नहीं करने पर कोई व्यक्ति जिस पद पर बैठा है और उस पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, if a person sitting on any government post and he is not obeying his duties, then court can instruct him, court can order him to act his duties, to perform his duties. ठीक है, अपने कर्तव्य। तो इसे हम निकम्मा कह सकते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है जो क्या है, निकम्मा है और वो अपने कार्य जो है वो नहीं कर रहा है या निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। तो उस निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए ये रिट जो है वो जारी कीजिए। टू मेक इनएक्टिव टू एक्टिव, टू मेक इनएक्टिव टू एक्टिव। कोई अगर निकम्मा बैठा है, अपना काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय बैठा है, तो कोर्ट कह रहा है भाई साहब नींद क्यों ले रहे हो, अपना काम करो समय पे। ठीक है। तो इस वजह से जो है, और जिस वजह से वो कोई काम नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट आदेश दे सकता है उसको कि निकम्मे अपनी ड्यूटी ढंग से कर और इस आदमी का ये काम समय पे पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये जो रिट है मैंडेमस। तो अब ये किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? वो होता है निजी व्यक्ति के विरुद्ध। निजी व्यक्ति या संस्था, प्राइवेट इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मेरे विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। मैं भले अपने पद के कर्तव्यों का पालन पूरा नहीं करूं तो भी आप लोगों से फीस ले लें और फिर आपको समय पे नहीं पढ़ाएं और आप न्यायालय में जाओ कि ये टीचर निकम्मे हमें पढ़ा नहीं रहे हैं और आप इनके खिलाफ इनको आदेश दो कि ये समय पे जो है वो पढ़ाए हमें। आप नहीं जा सकते कोर्ट के पास और कोर्ट हमें कह भी नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट को पता है कि प्राइवेट वाले अगर अपना काम ढंग से नहीं करेंगे और निकम्मे और निष्क्रिय की तरह बैठे रहेंगे तो इनके ढाबे बंद हो जाएंगे, इनके पास कोई नहीं जाएगा। इसलिए इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दौड़ के करेंगे और समय से पहले करेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो निजी व्यक्ति होते हैं वो खुद दौड़ के अपना काम वैसे ही कर लेते हैं, इसलिए इनको कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं पढ़ाएं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके नॉर्मल जो कानून होता है उसके तहत हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकते हो। साहब हमने इतने पैसे दिए थे, अब ये पढ़ा नहीं रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस दिलाओ और क्षतिपूर्ति और दिलाओ। इस आदमी ने मेरा समय जो है खराब किया है इतना, उसका भी भुगतान मुझे करवाया जाए। तो निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती।
प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट ये जारी, महामहिम है, गरिमामय पद है, और प्लस प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद तो कुछ करते नहीं है, करते तो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वही काम करते हैं, ये तो नाम मात्र के होते हैं, इसलिए इनके विरुद्ध भी ये रेट जारी, या तो हमारे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध नहीं हो सकती, या राष्ट्रपति के विरुद्ध ये रेट जो है वो नहीं हो सकती। अब किसी व्यक्ति, अब ये खैर विवेकाधीन शक्ति के तहत अगर किसी को कार्य दिया गया है कि तू चाहे तो कर लेना, चाहे तो मत करना, अगर किसी का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो करे और चाहे तो नहीं करे, तो डिस्क्रिशनरी का मतलब ये है कि चाहे तो उस पे छोड़ दिया कि करना हो तो नहीं करने का भी ऑप्शन अगर किसी को दिया हुआ है किसी पद पे के, ये चाहे कलेक्टर चाहे तो ये भी कर दे, नहीं चाहे तो नहीं करे, तो नहीं चाहा उसने, इसलिए उसके विरुद्ध जो है ये जारी नहीं, इफ द ड्यूटी इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी भी नहीं है तो उस मामले में भी ये जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। संविदा के तहत अगर किसी को काम दिया गया है, ठेके पे अगर किसी को जो है वो काम दिया गया है, ऑब्लिगेशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को दिया है, तो उसके विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। और हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध ये जारी नहीं हो सकती। ठीक है। इफ ही इज एक्टिंग विद इन हिज जुडिशियल jurisdiction, if the chief justice of high court is acting in his judicial jurisdiction, then this writ can't be issued against him। यदि कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और वो जुडिशियल जो उसका अधिकार क्षेत्र है उसके तहत ही कोई काम करता है, तो उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इक्वल होता है। नॉर्मल जो जज होता है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं उनकी सैलरी वगैरह बराबर होती है, तो वो उनकी इक्वल पोस्ट मानी जाती है। तो बराबर वाले के विरुद्ध जो है वो नहीं जारी किया जा सकता, और जब भी वो उस पद पे हो तो कम से कम एज ए जज के विरुद्ध जो है नहीं की जा सकती, बराबर के खिलाफ जो है वो। ये तो वही बात होगी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ही रेट जारी जो है वो कर रहा है, इस तरह से हो जाएगा, इसलिए उसके विरुद्ध भी नहीं की जा सकती। तो ये हैं जिनके अगेंस्ट परमादेश मैंडेमस की रेट जो है वो जारी नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। कोई सरकारी अधिकारी है, सरकारी पद पर बैठा है और अपने कर्तव्यों ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है वो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में और उससे कई लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं, तो जिनके फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब वो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस इनएक्टिव निकम्मे आदमी को एक्टिव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है, मैंडेमस परम आदेश देता है कि काम करो। क्लियर? और लेकिन वो जो है केवल जो सरकारी अधिकारी हैं उनके अगेंस्ट ही जारी किए जा सकते हैं, ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अब सरकार में जो प्रशासनिक पद पे बैठा है उनके अगेंस्ट जारी की जा सकती है। ठीक है, जो प्रशासनिक के विरुद्ध जारी की जा सकती है। विधायी संसद का कोई काम है और संसद को कोई बिल पारित करना चाहिए किसी मामले में, ठीक है, तो विधायिका के विरुद्ध जो है वो जारी की जा सकती है। न्यायपालिका अपन ने देखा के विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये न्यायपालिका के विरुद्ध, न्यायपालिका में किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। बाकी वाला न्यायालय भी अगर अपना काम ढंग से केस की सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके विरुद्ध भी रिट जारी करवा सकते हो। तो किसके अगेंस्ट जारी की जा सकती है? अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों के अगेंस्ट ये जारी की जा सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में। इनके विरुद्ध जारी की जा सकती है, इनके विरुद्ध जारी नहीं से। कार्यपालिका या प्रशासन में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती, बाकी सबके विरुद्ध जो है वो जारी की जा सकती है। और ये निष्क्रिय को क्या करता है? सक्रिय करता है। और कोई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब जो है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जो है ये रिट एकमात्र ऐसी रिट है जो उच्चतर न्यायालय, उच्चतर न्यायालय, अपर कोर्ट, उच्चतम नहीं है ये, ध्यान रखना, उच्चतर न्यायालय है।
उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय, this writ is issued by upper court against the lower court or by the superior court against the inferior court. सुपीरियर इंफीरियर टर्म यूज कर सकते हो, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट जो है वो टर्म यूज कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय जो नीचे वाला न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट के अगेंस्ट जारी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है या सेशन कोर्ट जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अगेंस्ट जारी कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अगेंस्ट जारी कर सकता है। तो ये एक हायरार्की होती है, तो ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय के विरुद्ध जारी कर सकता है, ठीक है। कब करेगा? यदि नीचे वाला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने अधिकार क्षेत्र, इफ लोअर कोर्ट इज एक्टिंग आउट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, इफ लोअर कोर्ट इज एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन से परे जाके, जो उसके कार्यक्षेत्र में आता ही नहीं, जो उसका अधिकार नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, बाहर जाकर कार्य करता है, तो इसे रोकने के लिए, तो इसको क्या करने के लिए? रोकने के लिए। तो ये केवल प्रिवेंटिव है, इट इज ओनली अ प्रिवेंटिव नेचर, इट हैज ओनली प्रिवेंटिव, ये रोकने का काम ही करता है, क्यूरेटिव नहीं है ये। ठीक। और ये क्या करता है? ये जो काम कर रहा है, जो सक्रिय है, उसे निष्क्रिय करने का काम करता है। पहले वाली जो रिट थी वो क्या कर रही थी? वो रिट जो है, जो निष्क्रिय था उसको सक्रिय। दिस रिट मेक्स एक्टिव टू इनएक्टिव, जो एक्टिव है उसे इनएक्टिव करती है दिस रिट, बट अर्लियर द रिट वाज मेकिंग इनएक्टिव टू एक्टिव, निष्क्रिय को सक्रिय कर रही थी। तो एक तो ये फर्क है। और ये अभी पिछला जो आपका आरएस का एग्जाम हुआ था सिंपल, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में क्या फर्क है। मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन, ये जो दो रिट होती है इनमें कंपेयर करो। इनमें कंपैरिजन क्या? पहला कंपैरिजन तो यही है कि ये सक्रिय को निष्क्रिय करती है, जबकि वो निष्क्रिय को सक्रिय करती है। छोटा सा क्वेश्चन था, 20 वर्ड्स का ही या 50 वर्ड्स का, ठीक है। और दूसरा, वो जो रिट है वो तीनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट एंड जुडिशरी के अगेंस्ट, जबकि ये रिट केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ठीक है, केवल न्यायपालिका। यानी दिस रिट कांट बी इशूड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। ये कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। ये केवल कोई न्यायालय नीचे वाला जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो उसके विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो ये है प्रोहिबिशन। और ये जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल सिंपल, आपने अगर इतना पढ़ रखा है तो वहां जाके दिमाग लगाना था और दोनों के बीच में जो है ये अंतर जो है वो लिखना था। तो प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई न्यायिक अधिकारी हो, कोई विधायिका हो, कोई भी अपना काम नहीं कर रही है तो उसे एक्टिव करने के लिए वो रिट जारी की जाती है। और ये कोई बाहर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है तो उसे रोकने के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये दिस रिट इज इशूड बाय अपर कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट इफ लोअर कोर्ट इज एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, देन द अपर कोर्ट प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट, stop the lower court to act in this sector, that matter, in that matter, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से एंड दिस रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियरी, और इशू तो सब जुडिशियरी के द्वारा ही की जाती है, तो बट अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट जुडिशियरी, दिस रिट कांट बी इशूड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उनके विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जाती है। चलिए अब उसके बाद जो है फिर चलते हैं, देखें अगला वाला है सर्ट्योरेरी, उत्प्रेषण। सर्ट्योरेरी यानी उत्प्रेषण, सूचना देना, इधर लाओ, सूचित करो, जानकारी दो, ठीक है। सेम है ये भी, वो का वो अपर कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, उच्चतर न्यायालय, ठीक है। किसके द्वारा जारी की जाती है? अपर कोर्ट के द्वारा। किसके अगेंस्ट जारी की जाती है? लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। सेम, निम्नतर न्यायालय के अगेंस्ट जारी की जाती है। निम्नतर न्यायालय के अगेंस्ट कब जारी की जाती है? जब लोअर कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। इफ लोअर कोर्ट इज एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, ठीक है। अब पहली बार जब ये बात सुनी तो आपने अनुमान लगा लिया कि भाई जो है उसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं। बिल्कुल, यहां तक इन दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन इससे आगे इसमें फर्क है। उसमें क्या करता है कि केवल नीचे वाले को रोकता है कि नहीं ये तुम नहीं करोगे, लेकिन इस रेट में क्या करता है कि अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को न केवल रोकता है कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, प्लस वो कहता है कि ला इधर ला, ये तुम मैं करूंगा, मैं करता हूं, इधर ला मैं कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे घर में कोई बच्चा है, कोई गलत काम कर रहा है, खेल रहा है बिना टाइम के, तो पिताजी आते हैं, नहीं खेलना बंद कर, जा सो जा या पढ़ाई कर। तो इसका मतलब पिताजी ने बच्चे के विरुद्ध कौन सी रेट जारी की? प्रोहिबिशन, ठीक है। फिर वो बच्चा कोई ऐसा क्रिएटिव काम कर रहा है, तस्वीर टांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे नहीं टंग रही है हाइट की वजह से। पिताजी आते हैं और अरे क्या कर रहा है, तू फोड़ देगा इसको, ये तेरे बस की बात नहीं है, रुक इधर दे, और खुद उसके हाथ से तस्वीर लेके और ऊपर टांग देते हैं। तो पिताजी ने बच्चे के विरुद्ध कौन सी रेट जारी की? सर्ट्योरेरी। तो सेम यही फर्क है दोनों रेट के अंदर। पहली वाली केवल प्रिवेंटिव है, दूसरी वाली ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंट भी करती है और क्योर भी करती है, फिर मामले को खुद भी सुनती है, ठीक है। तो इफ दिस writ is issued by upper court or superior court against the inferior court or lower court, if lower court or inferior court is acting beyond its jurisdiction, then upper court stops the lower court to doing that and took the task into itself. जो भी काम है, took the matter to itself, जो भी काम है, जो भी took the case, take the case to itself, ठीक है। सॉरी took नहीं, take the case to itself, जो है खुद के पास जो है वो लेगा उसको, केस को। तो ये हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर लोअर कोर्ट जो है वो सुनो, पहले वाली रेट कब जारी की जा रही है? जब लोअर कोर्ट कोई काम कर रहा है, बच्चा बाहर खेल रहा है, तभी जारी की जा सकती है। अब बच्चा खेल भी लिया, आके पढ़ने भी बैठ गया, अब पिताजी नहीं कह सकते अरे रोक दे। तो पहले वाली प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली व्हेन द लोअर कोर्ट इज हियरिंग द केस एंड व्हेन लोअर कोर्ट इज एक्टिंग, लोअर कोर्ट इज एक्टिंग, ठीक है, एक्टिव। तो एक्टिव है तभी जारी की जा सकती है। बट दिस रिट कैन बी issued in both conditions. If lower court is hearing the case or the lower court has completed the hearing. यदि निम्नतर न्यायालय ने किसी काम को कर भी दिया है तो भी उसको जो है अपने पास ले लेता है, अगर अपने अधिकार क्षेत्र से जो है वो बाहर करता है। तो दोनों कंडीशन में ये जो रेट है, अगर निम्नतर न्यायालय सुनवाई कर रहा है तब भी जारी हो सकती है, और निम्नतर न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर भी दिया है तो भी अपर कोर्ट के लाओ इधर दो,
पूरी जानकारी मुझे दो, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मेरे पास लाओ, मैं वापस नए सिरे से जो है वो सुनवाई करूंगा इस केस की। ये दूसरा जो है फर्क है दोनों में, ठीक है। इन 1991 अर्लियर दिस रिट वाज इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियरी। तो ये रिट भी जो है वो पहले केवल न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी होती थी। Before 1991, this writ was issued only against the judiciary, by the upper court against the lower courts, only against the courts. But in 1991, Supreme Court ruled that this writ can be issued also against executive. यानी कि कार्यपालिका के विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। तो this writ since 1991, this writ can be issued against jurisdiction, न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, एंड ऑल्सो अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तब दो आगे तो बच गया कौन सा? लेजिस्लेचर। इट मींस दिस रिट कांट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका के विरुद्ध ये जारी नहीं की जा सकती, इन दोनों के विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। और पहले तो केवल जुडिशरी के अगेंस्ट ही जारी हो सकती थी, पर 1991 के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद से ये एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है। तो अब अगर अपन देखें कि दोनों, ये जो दोनों हैं एक जैसी सी लग रही है, फिर भी इनमें फर्क क्या है? पहले में फर्क है कि ये इसमें केवल रोका जाता है, रोकता है। अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या करता है? रोकता है, प्रोहिबिट करता है उसे, ठीक है। इट इज ओनली प्रिवेंटिव, इट इज ओनली प्रिवेंटिव। जबकि ये जो है इसमें रोकता भी है तथा उस कार्य को स्वयं करता है या कार्य को स्वयं के पास मंगवाता है, ठीक है, और खुद करता है उसको। तो पहला एक फर्क तो ये है, ठीक है। दूसरा, ये सुनवाई के दौरान ही जारी की जा सकती है। इट कैन बी इशूड अगेन ओनली व्हेन लोअर कोर्ट इज हियरिंग द केस, सुनवाई के दौरान ही जारी की जा सकती है। जबकि ये सुनवाई के दौरान भी जारी की जा सकती है तथा सुनवाई पूरी होने के बाद भी जारी की जा सकती है। सुनवाई पूरी होने के बाद भी जारी की जा सकती है। During the hearing, and if the hearing has been completed, even then this writ can be issued. This writ can be issued only when the lower court or inferior court is hearing the case. But this writ can be issued in both conditions. If the lower court is hearing the case or the lower court has completed the hearing the case. ठीक है, दोनों में। This writ can be issued only against judiciary. ये केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जाती है, जबकि ये न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जो है वो जारी की जा सकती है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशरी। तो ये तीन डिफरेंस हैं जो याद रखना। अगली बार हो सकता है कि ये वाले डिफरेंस जो है वो आपसे पूछे जाए, या 20 वर्ड्स में सीधी डेफिनेशन पूछी जाएगी। ज्यादा डेप्थ में इतनी भी उम्मीद नहीं करते हैं वो तुमसे। और इसमें भी जो है मेंस देने, प्री पास करके मेंस देने वाले स्टूडेंट्स में से इसमें भी जो है 30 to 40% स्टूडेंट्स की कॉपी खाली रहती है। देख लीजिए, कोई कंपटीशन नहीं है, खुला मैदान पड़ा है, माहौल ज्यादा है कंपटीशन का। हमारे तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स देखते हैं।
और ऑफलाइन क्लासेस में हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती कि जो पीछे बीच में स्टूडेंट कई ऐसे बैठे क्वेश्चन देते हैं, कई बार वैसे एकदम से जो टेस्ट ले लेते हैं कि चलो आज लिखो ये, और उसके बाद जाके बीच में देखते हैं तो बच्चों को कुछ नहीं आता। पूरी क्लास में मात्र 10 से 20% पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और आप में भी ऑनलाइन कोर्स में तो और भी कम होंगे मेरे ख्याल से, इससे भी कम। ये तो जिम की मेंबरशिप है, पैसे देते हैं, जोश में आके लोग पढ़ते नहीं है। देख लेना, देखें आप पढ़ने वालों में हो, उन 10% बच्चों में से हो या नहीं हो। इसलिए आप ये ज्यादा मत देखना है कितने लोग जो है वो लाइव आते हैं, कितने नहीं आते हैं। दूसरे नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, और 10% तो अगर पढ़ ले तो हम निहाल हो जाए। क्योंकि हमारे पास 5,000 स्टूडेंट होते हैं तो उसका 10% 500 स्टूडेंट होते हैं, और 2 साल 5-5 10,000 यानी 1,000 पोस्ट इतनी होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ने वाले सब सेलेक्ट हो जाएंगे, होंगे कहाँ से, जब हमारे पास 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जबकि वैकेंसी तो 1,000 ही है, और उसमें भी कई तो सेल्फ स्टडी वाले भी तो पढ़े, तो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो सभी नहीं होने, देख लेना, देखें आप किस में आते हो। तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। उसके बाद है क्यो वारंटो, अधिकार पर्चा। पुलिस आपके घर पे आ जाए तो फिल्म में देखा, वारंट दिखाओ, आप किस हैसियत से यहाँ आए हो, वारंट बताओ, हैसियत बताओ। क्या आपके पास यहाँ आने का अधिकार है? क्या यहाँ आने की योग्यता है? आपको मेरे घर की तलाशी लेने का अधिकार है? तो इस अर्थ में कि वारंट कहाँ है, क्यों वारंट। अब वारंट का मतलब हमारे यहाँ पे वो अभी ट्रेडिशनल आ गया कि आदेश होता है। ठीक है, तो आदेश कहाँ है, लाओ, तो अपनी नियुक्ति का आदेश लाओ, या नियुक्ति का आधार लाओ, नियुक्ति की योग्यताएं लाओ। इसका भी चूंकि जैसे कि सारे रेट जो है ब्रिटेन से ली गई है, तो ब्रिटेन में शुरू में ये चेक करने के लिए कि जो सामंत है, जमींदार है, जो जिस पद पे बैठा है, तो शाही फरमान जारी होते थे पहले, और उसमें भी कई लोग जो बिना फरमान के ही किसी पद पे, किसी जागीर पे कब्जा कर लेते थे और फिर अपने आप को सामंत घोषित कर देते थे। तो उनको जो है ये किया जाता था कि ला बता भाई, तू जो यहाँ जागीरदार या सामंत बना बैठा है, क्या है आधार, योग्यता है या नहीं है, क्या तेरे पास ऐसा कोई शाही फरमान है या नहीं है, तो ला दिखा देंगे। तो उससे ये रेट जो है, या राजमहल में जो है वो लोग लगे हुए हैं जिस पद पर, तो सारे शाही फरमान से लगते थे, क्वालिफिकेशन एक ही, वैसे वहां उस समय वैसी क्वालिफिकेशन नहीं होती थी, वो वही होता था, शाही फरमान जिसको मिलता था हर चीज का वो उस पे होता था, तो तेरे पास वो है या नहीं है, या वैसे ही आके बैठ गया। तो इस तरह से ये टर्म जो है क्यो वारंटो प्रचलन में जो है वो आई थी। और भारत में इस ये जो रिट है, इसका मतलब यही है कि कोई व्यक्ति किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नमेंट जो पोस्ट है उस पर बैठा है, और उसके लिए क्वालिफिकेशंस उसके पास है या नहीं है, पूरी योग्यता। क्योंकि किसी भी पद पर किसी व्यक्ति को भले नियुक्ति का आदेश है उसके बाद, लेकिन नियुक्ति के आदेश में उसने गोल मटोल करके और क्वालिफिकेशन छुपा ली है उसने, और फिर वो आदेश प्राप्त कर लिया है, तो जो है वो अगर और वो योग्य नहीं है उसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं सबकी क्वालिफिकेशंस दी हुई है, योग्यताएं दी हुई है। इवन गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं इसकी भी सबकी जो है क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं होती है कि इतनी 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 इस क्लास पास किया हुआ होना चाहिए, ये ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बहुत सारी कंडीशंस जो है वो होती है। तो कोई भी व्यक्ति उनको जो है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई अयोग्य व्यक्ति किसी पद पर न बैठा हो, इसके लिए ये रिट जो है वो जारी की जाती है। ठीक है, तो any person who is holding any constitutional or government post but he does not have qualification for that post, then this writ can be issued against him, तो उसके विरुद्ध जो है ये रिट जारी की जा सकती है। हाँ, प्राइवेट में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में भले कुछ डेजिग्नेशन बना दूं, डायरेक्टर, सुपर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कुछ ही पोस्ट बनाओ और कुछ ही नियुक्त हो, कोई बैठे कोई करे, इसको इस रिट के तहत जो है चैलेंज
नहीं किया जा सकता। और गवर्नमेंट में भी जो है वो जो परमानेंट ऑफिस जो होते हैं, स्थायी ऑफिस होते हैं, उनके लिए ये रेट जारी की जाती है। जो नियुक्त होता है, जाता है, आता है, तो इस तरह से जो टेम्परेरी टाइप की जो पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, उसमें भी ये रेट जो है वो जारी नहीं होती है। परमानेंट जो ऑफिसेज होते हैं, परमानेंट जो पद होते हैं, उन पे बैठने वाला व्यक्ति योग्य है या नहीं है, इस आधार पर जो है ये रेट जारी की जाती है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो पद पर बैठा है, क्या उस पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं है, इस आधार पर ये रेट जो है वो जारी की जाती है। क्यों? वारंट टू वारंट से याद रखना इसको, क्यों वारंट टू वारंट है, यानी वेयर इज वारंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्यों वारंट। तो ये 5 तरह की जो है वो रिट हो गई है। हैबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्ष, अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है तो वो रिट जारी की जाती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस यानी कोई व्यक्ति निष्क्रिय बैठा है, निकम्मा बैठा है, उसको ये आदेश देना कि अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म करो। ठीक है, दूसरा परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, रोकना किसी को, और ये केवल जुडिशरी, कोई जुडिशरी जो है लोअर जुडिशरी अगर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उसके अगेंस्ट जो है ये जारी किया जाता है प्रोहिबिशन। सर्टियोररी, ये भी पहले जुडिशरी। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण यानी कि जानकारी, सूचना देना या वो चीजें, तथ्य पेश करना। तो यानी कि लोअर कोर्ट अगर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करता है तो उसको रोक के और उस काम को खुद अपर कोर्ट अपने हाथ में ले लेता है। या एग्जीक्यूटिव अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी को रोकना है कि रुक जा, ये तेरा काम नहीं है, इधर ला, मुझे दे, ये मैं करूंगा। तो प्रशासनिक अधिकारी से भी सीधा काम खुद अगर ले लेता है कोर्ट तो इसे कहते हैं सर्टियोररी। क्यों वारंटो, अगर कोई किसी सरकारी पद पर, संवैधानिक पद पर ऐसा व्यक्ति आसीन है जिसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है तो उससे, उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो रिट है जिसने अपॉइंट किया है उसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है। ठीक है, जो नियुक्त हुआ है, जो पद पे बैठा है, उसकी अगेंस्ट जो है ये जारी की जाती है। एक तो ये, और दूसरा जो फर्क है कि पहली वाली जो 4 रिट है, ध्यान से सुनो, पहली वाली जो 4 रिट है उसमें जो भी रिट के लिए जाता है उसके खुद के अधिकार प्रभावित होने चाहिए, खुद प्रभावित हो रहे हैं तो जा सकता है। लेकिन ये क्यों वारंटो वाला जो है कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वहां भले ही मेरे अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं लेकिन अयोग्य व्यक्ति के बैठने से दूसरों के मूल अधिकार जो है वो प्रभावित होंगे, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसके लिए जा सकता है। और वैसे तो खैर आजकल जब से PIL का कंसेप्ट आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तब से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की रिट के लिए दूसरे लोगों के लिए जो है वो जा सकता है, इसलिए वो भी डिफरेंस अब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। तो किसी भी रिट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, पब्लिक के इंटरेस्ट अगर उससे जुड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल से ये 5 रिट जो है वो क्लियर हो गई होगी आपको। नहीं तो इसको क्लास को पॉज करो और एक बार 5 को वापस लिख के और रिवाइज करो, क्योंकि अब अगला अपन देखेंगे कंपैरिजन करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें तुलना करेंगे कि किसकी रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो दोनों की रिट जारी करने में कंपैरिजन अपन करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे। तो सबसे पहला तो ये जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है, और आर्टिकल 32 खुद इन इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट। इसलिए अगर आप हाई कोर्ट के पास जाओगे तो हाई कोर्ट रिट जारी करेगा ही करेगा, आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है। क्या है? बाउंड है। सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू इशू रिट। ठीक है, जबकि जो हाई कोर्ट है ये चाहे तो रिट जारी करे, क्योंकि आर्टिकल 226 इज नॉट फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट से रिट जारी कराना आपका मूल अधिकार नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट चाहे तो रिट जारी करेगा, चाहे तो नहीं करेगा। ठीक है, लैंग्वेज में इसे बोल सकते हो कि आर्टिकल 32 इन इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट, सो सुप्रीम कोर्ट हैज टू प्रोटेक्ट the fundamental rights of citizens, so it is bound to issue writ. But the High Court, Article 226 is not fundamental right. It is a normal article. It is a constitutional right. So
हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू इशू रिट। दैट्स वाई, यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक और गारंटर जो है वो माना जाता है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन आए, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर पक्का गारंटी कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट देता है। इस मामले में ऐसे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करनी ही पड़ेगी, करेगा ही करेगा, उसकी तो जिम्मेदारी है ही है। हाई कोर्ट पूरी जिम्मेदारी लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले। इसलिए प्रोटेक्टर एंड गारंटर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। प्रोटेक्टर गारंटर जिम्मेदारी के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा हो गया, और वैसे बाध्यता और आजादी देखें तो हाई कोर्ट बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये बाध्य नहीं है। ठीक है, दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली इन द cases of violation of fundamental rights. If there is a violation of fundamental right, only then Supreme Court can issue writ. उच्चतम न्यायालय तभी रिट जारी कर सकता है जब मूल अधिकारों का हनन हुआ है। मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ है तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। It can issue writ only when there is a violation of fundamental rights. In other matters, it can't issue writ. अन्य मामलों में नहीं कर सकता। In other matters, it can't issue writ. लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का हनन है, कर सकता है, नहीं है अन्य मामला, नॉर्मल मामला है, कर सकता है। इन बोथ कंडीशंस इट कैन इशू रिट। दोनों मामलों में ये रिट जारी कर सकता है। तो अब हालांकि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 139, कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे 139, उस समय देखेंगे कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो रिट जुरिस्डिक्शन जो थोड़ी हाई कोर्ट की तुलना में सीमित है, इसको एक्सपेंड कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट मींस पार्लियामेंट कैन एम्पावर द Supreme Court to issue writ in other matters also, but till now Parliament has not empowered Supreme Court, so the writ jurisdiction of Supreme Court is limited. सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, रिट जारी करने का जो अधिकार है, वो अभी भी सीमित है। वो केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले में ही जारी कर सकता है, दूसरे मामलों में नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट दूसरे मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखना ये वाली बात। तो इसलिए इस मामले में भारी कौन पड़ता है, इसमें भी भारी जो है वो हाई कोर्ट ज्यादा भारी पड़ता है, वो दूसरे मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अब तीसरा जो मामला है, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, आगे अपन देखेंगे, जस्ट अगली ही क्लास में अपन देखेंगे। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है कि नहीं ये अधिकार नहीं है अब तुम्हें। तो दैट टाइम ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड आर्टिकल 32। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकता है। एंड इफ प्रेसिडेंट सस्पेंड द आर्टिकल 32, देन सुप्रीम कोर्ट कांट इशू रिट। यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 32 को सस्पेंड कर दिया है राष्ट्रीय आपातकाल, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। तो पूरी बात क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, और यदि
आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकता है। तो 32 को सस्पेंड कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट इसको शॉर्ट में लिख दे, नेशनल इमरजेंसी के समय जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, ऐसा लिखा तो गलत है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट इफ प्रेसिडेंट हैज नॉट सस्पेंडेड द आर्टिकल 32। यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि राष्ट्रपति ने आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया है, तो नेशनल इमरजेंसी के समय भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट कि नेशनल इमरजेंसी है और फिर दूसरा प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, और नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड। उच्चतम न्यायालय का जो रिट अधिकारिता है, रिट जारी करने का अधिकार है, इसे नेशनल इमरजेंसी के समय निलंबित किया जा सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड आर्टिकल 226। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 226 को निलंबित नहीं कर सकता। चूंकि आर्टिकल 226 will not be suspended, it means the writ jurisdiction of high court will continue। तो उच्च न्यायालय का रिट अधिकारिता वह है, वो जारी रहेगी, निरंतर रहेगी। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित रिट अधिकारिता निलंबित नहीं होती है, बट इट कैन बी निलंबित की जा सकती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 3 पॉइंट है ये। सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू इशू रिट, बट हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू इशू रिट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट only in the violation of fundamental rights, but high court can issue it in both conditions, if there is a violation of fundamental rights and as well as in other matters also. And third, during the national emergency, Article 32 can be suspended by President, so writ jurisdiction of Supreme Court can be suspended during the national emergency. But during the national emergency, President can't suspend Article 226, so writ jurisdiction of High Court can't be suspended during the national emergency. तो हिंदी में बता देता हूँ वापस ये कि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, अतः उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है। ठीक है, और आर्टिकल 226 मूल अधिकार नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, दूसरे मामलों में वो रिट जारी नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में भी रिट जारी कर सकता है और अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है, हो सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता निलंबित की जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता निलंबित नहीं की जाती। तो इन तीनों कंडीशन में देखें तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज लार्जर देन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसे देखें तो उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की जो रिट अधिकारिता है वो उच्चतम न्यायालय की तुलना में ज्यादा व्यापक है। ठीक है, बट एज फार एज टेरिटरी इज कंसर्न्ड, जहां तक राज्य क्षेत्र विस्तार का संबंध है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी, उच्चतम न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल इंडियन टेरिटरी, पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो केवल अपने राज्य में रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा है। तो क्वेश्चन ढंग से देखना, टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा है, किस क्षेत्र में लागू होगा उसमें पूछा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा होगा, और
अगर दूसरे मामलों में इन 3 मैटर्स में पूछा जाता है तो इन 3 मैटर्स में जो है हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता अधिक होती है, रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा होता है। तो इस तरह से जो है ये था आज का अपने आर्टिकल 32 जो संविधान की आत्मा है, इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।